नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी नमस्ते। में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ श्री विनीत नारायण जी हैं। विनीत नारायण जी को आपने बहुत दिनों से एक्टिव जर्नलिज्म में क्यों नहीं देखा, इसके बारे में इनसे बातचीत करेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल कि हमारे साथ एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है, एक ऐसे पत्रकार हैं, एक ऐसे संपादक हैं जिन्होंने इस देश को एक बार राजनीतिक रूप से हिला दिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़े कांड का खुलासा किया था जिसे हम जैन हवाला कांड के रूप में जानते हैं, जिसमें देश के लगभग सारे बड़े राजनीतिज्ञ फंस गए थे हवाला के जरिए चुनाव या किसी और चीज के लिए पैसा लेने के कॉन्स्पिरेसी में। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके साथ परेशानी पैदा की तो ये चीफ जस्टिस से भी लड़ गए, सुप्रीम कोर्ट से लड़ गए। विनीत नारायण जी हमारे साथ हैं। विनीत जी, आपका स्वागत है। विनीत जी के इस कृत्य को लेकर, इनके इस करिश्मे को लेकर, इनकी इस हिम्मत को लेकर के सारी दुनिया में इनकी तारीफ हुई और CNN जैसे नेटवर्क ने अपने स्टूडियो से इनके प्रोग्राम को लाइव किया। पर हम आज जानना चाहते हैं विनीत नारायण जी से, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम उन जर्नलिस्ट को, स्टार जर्नलिस्ट को बुलाते हैं जिन्होंने कमाल का काम किया हो और जिन्होंने एक बार इतिहास बनाया हो। विनीत जी, हम आपसे बातचीत शुरू करेंगे जिस जो मुख्य विषय है जो आपने किया उसके ऊपर बाद में। पर सबसे पहले हमें बहुत संक्षिप्त में ये बताइए कि विनीत नारायण पत्रकारिता में कैसे आए और वो जब तक पत्रकारिता एक्टिव जर्नलिज्म में रहे, उनकी, आप अभी भी एक्टिव जर्नलिज्म में हैं क्योंकि आपके मैं शेयर्स देखता रहता हूं, आपके ग्रुप्स हैं जिनमें आप अपनी बात कहते रहते हैं। पर मैं मुख्यतः उस सवाल की तरफ जाऊंगा जिस सवाल का हमने जिक्र किया। पर उसके पहले आप अपने बारे में थोड़ा हमको बताइए कि आप कैसे पत्रकारिता में आए, आपने क्या किया और इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई। मेरी माँ गांधीयन सोशल एक्टिविस्ट थी और पिता एकेडमिशियन थे और हम लोग मुरादाबाद में रहते थे। तो माँ के और पिता के संस्कार के कारण 18 वर्ष की उम्र में मैं एक गांव में वॉलंटियर बन के गया मुरादाबाद के पास और वहाँ करीब 1 साल रहा। तब 18 साल का था और तब मैंने पहली बार नज़दीक से गरीबी को भी देखा, गांव के पिछड़ेपन को भी देखा और गांव के लोगों की सादगी भी देखी, किस तरह वो जिंदगी को झेलते हैं। और वहीं से एक मन में प्रभाव पड़ा कि अब जो कुछ करना है इन लोगों के लिए करना है, कैरियर के लिए, पैसे के लिए, ग्लैमर के लिए कुछ नहीं करना है। तो उस समय की बात है, मेरा कुछ ऐसे एक्टिविस्टों से भी परिचय हुआ, नौजवानों से जो देश के बारे में गंभीर सोच रखते थे। और चूंकि मेरी माँ संघर्ष वाहिनी के आंदोलन से जुड़ी थी, जयप्रकाश नारायण जी के, और वो अंडरग्राउंड लिटरेचर बांटती थी और सब करती थी, तो इस तरह घर में भी जमावाड़ा रहता था ऐसे लोगों का। और आपसे भी उसी वक्त संपर्क हुआ, उसी दौर में, बाद में। तो उस सब का कुल प्रभाव ये पड़ा कि मुझे समझ में आया कि पत्रकारिता एक ऐसा विषय है जिससे लोगों का एटीट्यूड चेंज किया जा सकता है। इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। आप एक्टिविस्ट बनते हैं तो एक क्षेत्र तक रहते हैं और लेखक बनते हैं तो आप पुस्तक लिखते हैं, लेकिन पत्रकार एक ऐसा व्यक्ति है जो अगर ईमानदारी से काम करे तो वो बहुत बड़े लोगों को, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को प्रभावित। तो मैंने फैसला किया और मैंने शुरू किया अपना करियर टेलीविजन जर्नलिज्म से। अब 78 में टेलीविजन जर्नलिज्म मैंने शुरू किया था दूरदर्शन का। उस वक्त दूरदर्शन ब्लैक एंड व्हाइट था, दिल्ली तक कन्फाइंड था, सरकार के कंट्रोल में था, सरकार की आप आलोचना नहीं कर सकते थे। पर मैंने युवमंच कार्यक्रम में जिस तरह की प्रस्तुतियां दी, उससे मुझे दो लाभ हुए। एक तो मुझे छोटे शहर का व्यक्ति दिल्ली आया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मैं स्टूडेंट था, तो एकदम मुझे पहचान मिल गई राजधानी में। सारा राजधानी के समझदार लोग, ब्यूरोक्रेट, पत्रकार, नेता जानने लगे। और दूसरा, जिस कॉन्फिडेंस से मैंने बातें रखी और जो मुद्दे उठाए, उससे लोगों को समझ में आ गया कि इस आदमी के अंदर कोई अलग तरह की आग है और ये अपने तरीके से बात करना चाहता है। तो वो सिलसिला फिर शुरू हो गया और उसके बाद तो फिर बहुत चीजें हुई जीवन में। विनीत जी, आपने शुरुआत बताई, आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं के ऊपर। पर मैं सीधे अब आना चाहता हूं, इस जैन हवाला कांड की कुंजी आपके हाथ में कैसे आई
और आप में ये हिम्मत कैसे आई कि आप उस समय के सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से टकरा गए जिसमें बड़े बड़े लोग जिसके शिकार बने, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी एक तरीके से आपके खिलाफ हुआ जिसका सामना आपने किया। ये पूरी कहानी और इस पूरी कहानी का की शुरुआत आपके हाथ में लगी कैसे, और आपने कैसे इसको हैंडल किया? संतोष जी, ये बहुत लंबी कहानी है। पहले तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि जो मेरी पर्सनल वेबसाइट है vineetnarayan.net, VINEETNARAIN, उस पर मेरी 2 किताबें, ये भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हवाला कारोबार, और दूसरी अदालत की अवमानना कानून का दुरुपयोग। ये ऑनलाइन मुफ्त उपलब्ध हैं और बड़ी विस्तृत इसमें जानकारी है, पूरे किस तरह पूरा सिस्टम मेरे खिलाफ था। अकेला मैं लड़ा, जुडिशरी से भी लड़ा, पार्लियामेंट से भी लड़ा, सीबीआई, एग्जीक्यूटिव एजेंसी, और मीडिया भी 90% खामोश ही रहा लड़ाई में। जब यश मिल गया, आपने सीएनएन की बात की, लेकिन 1996 में जब पहली बार भारत के इतिहास में दर्जनों केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री चार्जशीट हुए हवाला में, तो 2.5 महीने तक मैं सिर्फ टेलीविजन इंटरव्यू दे रहा था। दुनिया का कोई देश, कोई भाषा का टीवी चैनल नहीं था जो मेरे ऑफिस में आया। स्पेनिश, जापानीज, चाइनीज, सारे वर्ड 2.5 महीने तक सिर्फ इंटरव्यू देने का काम कर रहा था। और लोगों को आश्चर्य था कि ना कोई हाई फाई टीवी स्टूडियो है, ना जिस तरह आज लोग आक्रामक होकर बोलते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे लठ लेकर लड़ने को खड़े हो गए हैं। तो ये सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं थी। बड़ी सहजता से, विनम्रता से बात रखी, लेकिन तथ्यों के साथ रखी, और पूरी व्यवस्था हिल गई उससे। उस कहानी को दोबारा दोहराइए। ये उसका जो आप संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं वो मत कीजिए। मैंने सवाल पूछा जो मैं भी जानना चाहता हूं, ये सिरा आपके हाथ में कैसे आया? तो इससे पहले लंबी कहानी, लेकिन पत्रकार की खासियत यही होती है कि उसको कैसे वो पिरो दे एक धागे में। तो इससे पहले फिर 2 स्टेप और जल्दी से बता दूं कि युग मंच के बाद 85, 86 उस पीरियड में जब टेलीविजन रंगीन हो गया, तब 4 बड़े चर्चित प्रोग्राम देश में थे जो न्यूज बेस्ड प्रोग्राम थे। तो जिसमें एक था वर्ल्ड दिस वीक, जिसमें प्रणव रॉय एंकर करते थे और वो बाहर की क्लिपिंग्स को एडिट करके दिखा देते थे। एक में विनोद दुआ जनवाणी करते थे, मंत्रियों को बैठाकर सवाल जवाब करते थे। वो भी एक नया अनुभव था देश के लिए कि मंत्रियों से सीधे सवाल जवाब। तीसरा, प्रिया तेंदुलकर एक फिल्म एक्ट्रेस थी जो रजनी नाम का शो करती थी, जिसमें वो भ्रष्टाचार से लड़ने वाली क्रूसेडर थी। और चौथा शो मैं एंकर करता था, सच की परछाई। सच की परछाई भारत का पहला इन्वेस्टिगेटिव टीवी शो था। मुझसे पहले नलिनी सिंह करती थी और वो उसको दिल्ली तक कन्फाइंड रखती थी। पर मुझे लगा कि जब टेलीविजन राष्ट्रीय प्रसारण हो गया है तो हम खाली दिल्ली की स्टोरी क्यों नहीं। तो मैं कैमरा टीम लेकर बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब, यूपी निकल जाता था और 15 दिन में जो शूटिंग करके आता था उसको एंकर। तो हर शो इतना ज्यादा हार्ड हिटिंग हुआ कि अगले दिन राष्ट्रीय अखबारों के पहले पेज की बॉटम स्प्रेड खबर बनती थी मेरा शो। लेकिन आखिरी शो 1987 में हुआ, उसमें मैंने विकास प्राधिकरणों के बड़े भ्रष्टाचार दिखाए। अच्छा संतोष जी, आप तो खुद टेलीविजन से भी जुड़े रहे और अखबार से। देखिए, एक बुनियादी अंतर था प्रिंट और टेलीविजन में। प्रिंट में आप ये कह के बच सकते थे, सोर्सेज क्लोज टू सच एंड सच सेड सो, कि विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। अब टेलीविजन तो नई विधा थी देश में, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते थे कि स्रोत, आपको विजुअली दिखाना था भ्रष्टाचार। जैसे अगर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने भ्रष्टाचार किया तो मुझे कैमरे से दिखाना है कि कैसे ग्रीन बेल्ट को उन्होंने वीआईपीज को दे दिया। तो ये एक टेक्निक थी जो हमने अपने एफर्ट से डेवलप करी, क्योंकि तब तो ना कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे टेलीविजन के और ना कोई पुराना अनुभव था। और इसीलिए बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इंडिपेंडेंट टेलीविजन जर्नलिज्म की शुरुआत ही इस देश में मैंने करी, जब 89 में फिर मैंने कालचक्र लॉन्च की, वीडियो मैगजीन। क्योंकि सच की परछाई को रोका गया, पार्लियामेंट में क्वेश्चन हुआ और मैंने कसम खाई कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी टेलीविजन न्यूज दिखाने की, तब तक मैं दूरदर्शन पे कुछ एंकर नहीं करूंगा। हालांकि तब डीजी भास्कर घोष थे, सेक्रेटरी ने बुला के कहा कि तुम बहुत अच्छे एंकर हो, बहुत बढ़िया करते हो, तुम क्यों जिद कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, अगर आप पोर्शन काटेंगे, एडिट करेंगे तो फिर मैं सहमत नहीं हूं आपके साथ। और तब मैंने कालचक्र लॉन्च किया और कालचक्र ने बहुत तहलका मचाया। 93 में कालचक्र का 10वां अंक हम तैयार करने की तैयारी में थे। तब एक मेरे परिवार से जुड़े व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी स्टोरी दूंगा कि जो या तो तुम्हारा पूरा
परिवार समाप्त हो जाएगा, ट्रक से कुचल दिया जाएगा, तुम्हारे घर में बम पड़ जाएगा, तुम्हारे बच्चे मारे जाएंगे, और या तुम अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी बन जाओगे। तो मैंने कहा देखिए, ना तो कोई मरने के लिए पत्रकारिता करता है और ना सेलिब्रिटी बनने के लिए कोई इतनी बड़ा जोखिम लेता है, लेकिन पत्रकारिता का जो धर्म है कि सच्चाई अगर आपके पास है और प्रमाण है तो आपको डरना नहीं है। क्योंकि मेरा भगवान कृष्ण की उस वाणी में विश्वास है जो उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दी, कि जो जन्म है, जो मरण है, जो यश है, जो अपयश है, ये प्रारब्ध से आता है। आप घर से निकलते हैं सोच के नहीं निकलते कि आपकी टक्कर हो जाएगी, लेकिन टक्कर हो जाती है। आप सोचते हैं मैं इतना कुछ हासिल कर लूंगा, लेकिन आप प्रयास करते नहीं होता। तो प्रयास करते रहना, कर्मण्यवादी कारस्ते मां फले, लेकिन क्या होगा ये आपके हाथ में नहीं। तो मरने से क्या डरना। अगर हम किसी अच्छे काम के लिए, देश के काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं और कोई मारेगा तो मार देगा, तो ना मारने का डर और ना ख्याति पे आने का लालच, सिर्फ अपना कर्म करना कि अगर तथ्य हैं तो बड़े मुश्किल से उन्होंने वो स्टोरी क्या थी? स्टोरी ये थी कि दिल्ली के पावर ब्रोकर्स थे जैन बंधु, सुरेश जैन, बीआर जैन, जेके जैन, और वो बड़े बड़े इंटरनेशनल पावर सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट की डील कराते थे। और जो केंद्र के मंत्री थे या जो विपक्ष के नेता थे, लोकसभा स्पीकर थे, टॉप ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको वो रिश्वत बांटते थे और अपने काम कराते थे और मल्टीनेशनल कंपनियों को रिप्रेजेंट करते थे। 1991 में जामा मस्जिद से और जेएनयू से 2 लोग पकड़े गए जो हिजबुल मुजाहिदीन की फंडिंग करते थे। उनके पास ड्राफ्ट भी मिले, कैश भी मिला, फॉरेन एक्सचेंज मिला। उसके बाद जब सीबीआई ने, दिल्ली पुलिस ने और बाद में सीबीआई ने ट्रेल ऑफ रेड्स डाले, तो उसमें मूलचंद शाह के भी रेड पड़ा, बम्बई वाला, जिसने बॉम्बे ब्लास्ट फंडिंग किया था। और होते होते जैन के फार्म हाउस पे रेड हुआ 91 के मई महीने में। उस रेड में जैन की अकाउंट बुक्स मिली, डायरी, जिनको अक्यूज पॉलिटिशियन ने मजाक उड़ाना चाहा, पर आप जानते हैं कि इस देश का हर व्यापारी, हर बिजनेसमैन 2 तरह के अकाउंट मेंटेन करता है, एक नंबर 1 और एक नंबर 2। तो वो नंबर 2 की खाता पुस्तकें थी। उसमें जो भुगतान किए गए थे वो 3 कैटेगरी में थे: राजनीतिक भुगतान, ब्यूरोक्रेटिक भुगतान और व्यक्तिगत खर्चे। व्यक्तिगत खर्चे में फार्म हाउस का खर्चा, जैन बंधु का खर्चा। ब्यूरोक्रेटिक भुगतान में ब्यूरोक्रेट्स के नाम थे, किस तारीख को किसको कितना रुपया दिया। और राजनीतिक भुगतान में राजनेताओं के। अब मान लीजिए राजनीतिक भुगतान में लिखा है फलानी तारीख को अडवाणी जी को दिए 20 लाख, फिर लिखा है दिए फलानी तारीख को 15 लाख, और एंड में टोटल करते में लिख दिया LKA 55 लाख। तो अब राजनीतिक कैटेगरी में अडवाणी कौन है, LKA कौन है, इसमें कोई शक तो नहीं हो सकता, या बलराम जाखड़ कौन है, या राजेश पायलट कौन है, या तो इस तरह लिखा हुआ था। पर जब उनके हाथ ये डायरी लगी सीबीआई के, तो वो घबरा गए, क्योंकि उनके अपने डायरेक्टर इसमें इन्वॉल्व थे, होम सेक्रेटरी के नाम पेमेंट थे, कैबिनेट सेक्रेटरी के नाम पेमेंट थे, बड़े मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक के पेमेंट का रिकॉर्ड था। तो उन्होंने क्या किया कि उस मामले को, उस रेड की रात को सील करके, और जो फॉरेन एक्सचेंज और सोना वगैरह मिला सब तोशाखाना में जमा करा दिया। कानो कान किसी को खबर नहीं, कोई खबर नहीं छपी, और मामला दब गया। जो सीबीआई का डीआईजी था, जो चाहता था कि इसको परस्यू करे, वो बार बार फाइल पर नोटिंग भेजता था कि मुझे अनुमति दी जाए, मैं आगे बढ़ूं। उसके घर छापा डाल के 10 लाख रुपया कैश दिखा के उसको सस्पेंड करा दिया कि तुम केस खत्म, तुम तो अपने मुकदमा लड़ो। अब इस बीच में ब्लिट्स ने खबर छापी उस दौरान, 1 साल कुछ महीने के बाद, लेकिन उसमें किसी के नाम वाम नहीं दिए, बस ये छापा कि ये छापा पड़ा और इस तरह कुछ निकला है, और उसको दबा दिया गया। उसका 2 साल तक सन्नाटा रहा। 93 में ये जो मेरे रिश्तेदार थे आए, ये जैन बंधुओं के कजिन थे। तो इनकी कोई अपनी डिस्प्यूट रही होगी जो इन्होंने मुझे नहीं बताई। इन्होंने तो मुझे यही कहा कि स्टोरी बहुत दमदार है और पूरा राजनीतिक व्यवस्था हिल जाएगी, तो करो तुम। तो मैंने कहा देखिए, आप मुझे सारी डायरी की फोटोकॉपी जो आपके पास है वो दीजिए, तब मैं इन्वेस्टिगेशन खुद करूंगा और मुझे संतुष्टि होगी, तब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो बोले इसकी क्या इसकी क्या गारंटी है कि आप परस्यू। हमने कई लोगों से बात की, 2-4 पन्ने हम देते हैं, वो जाके पॉलिटिशियन से रुपया ले आते हैं और चुप होकर बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा अगर यही मेरी रेपुटेशन है तो आपको मेरे पास आना ही नहीं चाहिए। आप ये जानते हैं कि अगर आप मुझे मटेरियल दे देंगे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो इसलिए आप पूरा। तो उन्होंने बड़े ड्रामेटिक तरीके से, फिल्मी अंदाज में, मेरे सहयोगी रजनीश जो शुरू से मेरे साथ है आज तक, इन्वेस्टिगेशन में भी बड़े एक्सपर्ट हो गए अब तो ये, हम दोनों को वो ले गए हयात होटल के सामने एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, और हमसे कहा आप लोग पार्किंग में ठहरिए, हम लाते हैं। पर मैंने कहा रजनीश तुम चुपके चुपके इनको फॉलो करो, देखो इन्होंने डायरी कहाँ छुपा के रखी। तो वहां एक कोर्टयार्ड में फोटोकॉपियर का कियोस्क था,
उस फोटोकॉपियर के शेल्फ में फाइल में ये डायरी रखी थी। तो वो उन्होंने निकाल के दी, वो धीरे धीरे आए चल के मुझे दी। उसके बाद उसमें जितने भी एक्यूज थे, चाहे जाफर शरीफ थे, चाहे माधवराव सिंधिया थे, राजेश पायलट थे, बलराम, सब अडवाणी जी थे, मदन लाल, सबके घर में कैमरा ले लेके गए। क्योंकि देखिए संतोष जी, जिस तरह से आज टेलीविजन पत्रकारिता हो रही है कि आप एक पार्टी से क्या फेवर लेते हैं, आप जाने पैसा लेते हैं क्या लेते हैं, पर आप एकदम ऐसे बुलडॉग की तरह भौंकते रहते हैं दूसरे पक्ष के ऊपर। ये तो कोई जर्नलिज्म नहीं होता ना। अगर दूसरा पक्ष अपराधी भी है तो आप उसको उसकी बात कहने का तो मौका देंगे ना। हम कोई जजमेंट थोड़ी करेंगे कि तुम चोर हो, तुम डकैत हो, तुमने मर्डर किया, तुमने ये किया। हमारा काम है कि भाई ये तथ्य है और एक्यूज के ये कहना है, आरोप पर देने वाले का ये कहना है, अब कानून अपना काम करे। ये पत्रकारिता होती है, ये कोई भापू बजाने का काम थोड़ी हम लोगों का। खैर, तो हमने जो है सबके पास कोशिश की। तो सिर्फ 3 लोगों ने मुझे स्वीकार। एक तो शरद यादव बोले, विनीत जी आप जो मुझसे पूछ रहे हैं मुझे तो बहुत कम मिला, औरों को तो बहुत ज्यादा मिला। और चौधरी देवीलाल से मैंने हरियाणवी में पूछा, ताऊ थारे नाम इतना रुपया लिख रहा है जैन डायरी में, तुमने रुपया लिया के? कैमरा ऑन है। तो मैंने तो खाली जैन बंधु कहा। ताऊ बोले, सुरेंद्र दे गया होगा। बहुत दे जाते थे जब मैं डिप्टी पीएम था, ब्रीफ केस भर भर के दे जाते थे, अब कोई नहीं लाता, ये उन्होंने कहा। और मदन लाल खुराना का बाकायदा प्रेस स्टेटमेंट आया कि हम और अडवाणी जी गए थे जैन बंधु के घर और हमने पार्टी के लिए लिया। राजेश पायलट ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने इलेक्शन के लिया। तो ये उनकी अच्छी बात है कि कम से कम उन्होंने एक्सेप्ट किया। बाकी लोगों ने बाकी लोगों ने मिलने से ही मना कर दिया। जिनके घर में हमेशा जाना आना था उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। खैर, हम लोग 1-1.5 महीने तक लगे रहे। उसके बाद हमने कालचक्र का वो 10वां अंक तैयार किया और उसका एक स्टोरी का टाइटल दिया, हर्षद से बड़ा घोटाला, सीबीआई ने दबा डाला। अब आप सोचिए संतोष जी, 1993 में इस देश में सीबीआई को चोर कहने वाला कौन था? बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त सीबीआई के नाम से लोग घबराते थे। और ऐसी स्टोरी किसने की कि जिसमें कांग्रेस के दर्जनों मंत्री, नेता, जनता दल के, उसके लोकदल के, भाजपा के, सब कम्युनिस्टों को छोड़ दीजिए और समाजवादी, बाकी सब दलों के बड़े बड़े नेता और टॉप ब्यूरोक्रेट्स कंट्री के, यानी कैबिनेट सेक्रेटरी और इस तरह के लोग इन्वॉल्व हो। तो ऐसी स्टोरी तो पहले फिर मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि पिछले 100 साल के पत्रकारिता के इतिहास में, चाहे आप लॉकहीड स्कैंडल जापान का ले लीजिए, चाहे आप वाटरगेट ले लीजिए, चाहे ईरान गेट लीजिए, 100 साल की हिस्ट्री में आपको ऐसी दूसरी स्टोरी नहीं मिलेगी कि किसी अकेले पत्रकार ने तभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं को एक ही कांड में एक्सपोज करके और चार्जशीट कराया हो। तो ये इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज था, जान के लिए भी खतरा था और इस दृष्टि से भी था कि जो मेरे परिवार में कम से कम 50 लोग आईएएस, आईएफएस, आईपीएस में है, जिन रिश्तेदारों ने कह दिया विनीत हमारे पास मत आना, तुम्हारे चक्कर में हमारे यहाँ सीबीआई का रेट पड़ जाए, सबने पनकन्नी काट ली। अच्छा, सारे एडिटर अपने दोस्त, सबके पास मैं और रजनीश जाते फाइल का गट्ठा लेके कि भाई स्टोरी छापो, स्टोरी छापो। कोई छापने को राजी नहीं। अरे यार तुम तो बड़ी हिम्मत दिखा रहे हो, ऐसे थोड़ी लड़ते हैं कि सबके साथ एक साथ दुश्मनी कर ले। एक आध के खिलाफ लाते तो हम जरूर कर देते। मीडिया का भी सपोर्ट नहीं। पार्लियामेंट में जा रहा हूं तो कह रहे हमारे नेता इन्वॉल्व, हम कैसे बोले। यहां तक कि मैंने इस पे राम जेठमलानी का इंटरव्यू लिया, वकील थे, और उन्होंने बड़े जोर शोर से इंटरव्यू में कहा कि सब चार्जशीट होंगे, फेरा में होंगे, टाडा में होंगे, कोफेपोसा में होंगे, करप्शन में होंगे। उनके घर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी क्योंकि उन दिनों वीडियो मैगजीन को लेकर बंबई जाना पड़ता था सेंसर से क्लियर करा। इसलिए मैंने एक मुकदमा भी किया भारत सरकार के खिलाफ कि आप न्यूज को कैसे सेंसर कर सकते हैं। और मैं फिर विनम्रता से कहना चाहता हूं कि प्रसार भारती की फाउंडेशन के पत्थर मैंने रखे इस लड़ाई से, क्योंकि इस मुकदमे के बाद मैं पूरे देश की राजधानियों में गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि जब प्रिंट मीडिया पर कोई सेंसरशिप नहीं है तो टेलीविजन पे सेंसरशिप क्यों? बिल्कुल, यू आर ट्रीटिंग इक्वल्स एज अनइक्वल्स एंड अनइक्वल्स एज इक्वल। मतलब प्रिंट मीडिया और टेलीविजन न्यूज एक चीज है। फिल्म इज फिक्शन, वी आर नॉट डूइंग फिक्शन। हम कोई फिक्शन तो नहीं दिखा रहे, हम टमाटर की केचप से तो खून नहीं दिखा रहे, हम तो रियल स्टोरी दिखा रहे। तो आप हमें कैसे सेंसर करेंगे? लेकिन उस वक्त सेंसर होता था। तो मुझे डर था कि जैसे कालचक्र के सब एंकर जो थे, क्या नाम, इश्यूज सेंसर ने तंग किए और डिले हुआ और मुझे काटना पड़ा, तो ये स्टोरी तो सेंसर आसानी से मानेगा ही नहीं। तो उस वक्त फिर मैंने क्या किया कि जेठमलानी के घर प्रीव्यू कर दो। टेक्निकल वर्ड हो गया प्रेस प्रीव्यू, हम रिलीज नहीं कर रहे हैं, इट इज नॉट फॉर पब्लिक ब्रॉडकास्ट। अच्छा, उन दिनों टेलीविजन चैनल तो था ही नहीं, तो कालचक्र की वीडियो मैगजीन देश की वीडियो लाइब्रेरीज में जाती थी और लोग 10 रुपए किराए पे घर ले जाते थे, किराया देकर न्यूज देखते थे।
तो 1 घंटे की कालचक्र होती थी, उसमें अलग अलग मुद्दों पर स्टोरी करते थे। हाँ, 1 महीने भर तक इन्वेस्टिगेशन करते थे। एक्चुअली कालचक्र वाज अ सच की परछाई ऑन वीडियो फॉर्मेट। सच की परछाई में 1 मुद्दा होता था, इसमें 7-8 मुद्दे होते थे। अब क्या हुआ कि जेठमलानी के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो करीब 50 पत्रकार आए और दंग रह गए देख के कि क्या हिम्मत दिखा रहे हो तुम ये कर। और उस वक्त मेरी उम्र क्या थी, 37 साल मेरी उम्र थी, तो बहुत बड़ी रिस्क थी लाइफ के लिए। जेठमलानी ने अच्छा सपोर्ट किया। उसके बाद सेंसर बोर्ड ने बार बार निर्णय बदले, लिखित निर्णय बदले स्टोरी को लेके, और अंतिम ऑर्डर ये दिया कि आप ये स्टोरी नहीं दिखा सकते। तो 3 महीने तक फिर मैं ट्रिब्यूनल में लड़ा, लेकिन ट्रिब्यूनल के जो जज थे जस्टिस बख्तावर लैंटिन, वो बहुत ही ऑनेस्ट अपराइट आदमी थे, और उन्होंने जो जजमेंट दिया उसमें उन्होंने साफ कहा कि ये खोजी पत्रकारिता का बेजोड़ नमूना है, और सिर्फ इसलिए कि जो लोग जिनकी बड़े ऊंचे नाम हैं, बड़े पदों में बैठे हैं, वो एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को सेंसर के साए तले दबाया नहीं जा सकता। इस देश के लोकतंत्र में जनता को हक है कि वो जाने उनको कैसे हुक्मरान उनके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, और इसलिए हम ये सेंसर का बैन इस पर से हटाते हैं। तो वो हिस्टोरिक जजमेंट था। उसके बाद लेकिन अब 3 महीने गुजर गए थे, मंथली वीडियो मैगजीन है, तो मुझे लगा कि जब इन्होंने रिलीज में इतना हैरेस किया है सेंसर बोर्ड ने, तो ये तो आगे छोड़ना ही नहीं है जांच में। तो हमने PIL करने का सोचा कि भाई, और इसमें मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ संतोष जी, और ये मैं युवा पत्रकारों के लिए भी आपके माध्यम से कह रहा हूँ। एक कहानी आती है जो स्कूल में हम पढ़ते हैं कि एक राजा बड़ा अहमक था, बड़ा घमंडी था, और सब उससे बहुत डरते थे। तो एक समझदार आदमी ने राजा को सबक सिखाने का सोचा और कहा, मैं आपके लिए सोने का ऐसा गाउन बनाऊंगा कि जिसको बेईमान और चोर लोग तो नहीं देख पाएंगे और ईमानदार लोग देख लेंगे। और उसने राजा से खूब सोना लिया और खूब नाटक किया कि बुन रहा हूं, और उसने राजा को तैयार कर शहर में हाथी पर सवारी निकाली। और जब सवारी निकली तो सब खूब चुप रहे, क्यों कि अगर बोल देंगे कि राजा नंगा है तो वो चोर स्टेब्लिश हो जाएंगे। पर एक छोटा बच्चा खड़ा था, उसने कहा राजा नंगा, राजा नंगा, राजा नंगा। तो राजा को एहसास हुआ कि मैं तो मूर्ख बन गया, मेरे तो कपड़े ही नहीं है शरीर पे। तो मैंने अपनी स्थिति मानी उस बच्चे की तरह कि भाई ये क्या व्यवस्था है, न्यायपालिका भी है, पार्लियामेंट भी है, CBI भी है, और सब हल्ला मचता है, शोर मचता है, और सब खामोश हो जाता है, कोई बात आगे बढ़ती नहीं है, कोई सजा तो मिलती नहीं है किसी को। तो इसकी पड़ताल आगे तक होनी चाहिए, और इसके लिए PIL के लिए क्या। पर जेठमलानी जी ने एक गड़बड़ करी मेरे साथ। पिटीशन तो लिखवाई और सब काम किया, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे को पिटिशनर बिठा दिए जिनके तार एक्यूज से भी जुड़े हुए थे, और वो डे 1 से ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह मामले को लपेट दिया जाए। बड़ी लड़ाई थी। मैं एक लड़ाई जनता की निगाह में लड़ा रहा था देश में, और एक लड़ाई इंटरनल लड़ा रहा था कि मेरे ही को पिटिशनर सबोटेज करने में लगे हुए थे, और इसके तमाम प्रमाण मैंने अपनी पुस्तकों में दिए हैं। इतना ही नहीं, जेठमलानी ने जब केस जिस दिन पहली सुनवाई होनी थी, वो बिना मुझे बताए भाग गए और कहीं आसाम और किसी और के वो कह गए कि तुम लड़ो, और वो लगा मुझे कि ये भी एक सबोटेज का प्रयास है। तो मैंने उन वकील साहब से फाइल छीन ली, और फिर अनिल दीवान जो थे उन्होंने मेरा केस लड़ा, और बाद में वो एमिकस क्यूरे बने। तो शुरू में 1-2 साल तक तो चलता रहा, तारीखें पड़ती रही, कुछ होता नहीं था। नोटिस हो गया था, CBI ने कन्फेस कर लिया था कि हाँ ऐसा छापा पड़ा और ये रिकवरी हुई। लेकिन उसके बाद जब जस्टिस JS वर्मा आए तो उन्होंने बड़ी सख्ती से इसकी जांच करवाई, ED से और DRI से और CBI से और इनकम टैक्स से, और उसके बाद जनवरी 96 तक तो ये लोग चार्जशीट हो गए सारे। करीब 115 के करीब नेता, मंत्री, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट चार्जशीट हुए थे। तो एक तो बड़ा भारी हंगामा, तहलका मच गया दुनिया भर में, और पूरे दुनिया का मीडिया यहाँ आ गया हमारे दफ्तर में। लेकिन उसके तुरंत बाद साजिश शुरू हो गई जस्टिस वर्मा को मैनेज करने की। इस बीच बता दूं कि मेरे पर 7-8 बार जानलेवा हमले हुए। मेरे घर पर हुआ, मेरे दफ्तर में रात के 12, लखनऊ मेरे पर गोली चली, जगह जगह मेरे ऊपर अटैक हुए। सारी रात मेरी पत्नी, बच्चों को धमकाया जाता था कि तुम अनाथ हो जाओगे, विधवा हो जाओगी, ये हो जाओगी। और एक दिन रात में सब चारों पत्थरबाजी हुई घर पे, और पुलिस FIR तक नहीं लिखती थी। FIR के हम रिपोर्ट भेजते थे तो वो उसको ठंडे बस्ते में, क्योंकि जब सारी सरकार और विपक्ष इन्वॉल्व था तो कौन लिखता। तो हम ये भी लड़ाई झेल रहे थे। और दूसरी तरफ रिश्वत देने वालों का भी आलम ये था कि बड़े बड़े अखबारों के एडिटर कहते थे हम डील करा दें। बंबई के उद्योगपति कहते थे अरे 115 को तुमने फंसाया है, 1-1 करोड़ सब देंगे, 115 करोड़ रुपए
तुम्हें हम दिलवा देंगे। 20 करोड़ से बार्गेनिंग शुरू हुई थी। अच्छा, मैंने ना किसी को नहीं किया संतोष जी, क्योंकि मेरे पास भगवान की सुरक्षा के अलावा कोई कवच नहीं था। अगर मैं कह देता कि नहीं मैं तो जुझारू पत्रकार हूं और मैं तो मानूंगा नहीं और सबको जेल भेज के मानूंगा, तो मुझे बहुत पहले ही मार देते। तो मैंने जब किसी ने मुझे कहा 5 करोड़, तो मैंने कहा बस 5 करोड़, तो अच्छा तो 10 करोड़, अच्छा 10 करोड़, तो फिर भी ऐसे दाम बढ़ते चले गए। लेकिन हमको तो लेने नहीं थे, वेट कर रहे थे कि भाई कब ये चार्जशीट हो। इसमें सबसे दुखद घटना क्या हुई कि मार्च 95 में जब जैन बंधु गिरफ्तार हुए पहली बार, तो जेठमलानी ने मुझे घर बुला के रिश्वत ऑफर करी और बोले तुम $1 मिलियन ले लो और तुम इस केस से हट जाओ। मैं लॉन्ग स्टैंडिंग वकील हूं, मैं बोल रहा हूं कि कुछ नहीं होगा इस केस में, जुडिशरी में दम नहीं है कि इसको लॉजिकल कंक्लूजन देखता है। तो मैंने कहा कि क्या आप यही मेरा स्थिति समझते हैं क्या मेरी? ये तो उनको लगा कि ये $1 मिलियन को कम लग रहे हैं। बोले देखो मेरी अथॉरिटी तो इतने की है, पर तुम जितना बोलोगे मैं बार्गेन करके तुम्हारे लिए अरेंज कर दूंगा। मैंने कहा कि ये तो ब्लैकमेलिंग हुई और ये तो मैं कभी करता नहीं हूँ पत्रकारिता में। तो उस पर जेठमलानी क्या कहते हैं, लुक आई एम लाइक योर फादर and I'm advising you take this money, make your life comfortable, you will get many more scams in future. मैंने कहा सर I'm like your father, he said. मैंने कहा एक पिता कभी अपने पुत्र को वैश्यावृत्ति में नहीं धकेलता है। आप मुझे वैश्या बनने के लिए कह रहे हैं, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। और मैं उनके यहाँ से उठ के चला आया और उसके बाद बरसों में उनसे नहीं बोला। और मैंने अनिल दीवान को बताया, अनिल दीवान भी बहुत डिस्टर्ब हुए, लेकिन हम लोग पे डटे रहे और रजनीश मेरे सहयोग में लगे रहे। तो हमने लड़ाई मुकदमा, और उस दौरान ना तो इंटरनेट था, ना तो सेल फोन थे, ना प्राइवेट चैनल थे, तो पूरे देश को कैसे पता चले? जब अरुण शौरी ने बोफोर्स उठाया था तो रामनाथ जी का पूरा हाथ था पीछे, तो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप पूरी मदद कर रहा था। विपक्ष के सारे नेता उनके साथ थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, आप उनके साथ थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह के, अडवाणी जी थे, देवीलाल थे, सारी पार्टियां उनके साथ थी, समाजवादी वगैरह। तो एक बड़ा, पर जब मैंने लड़ाई लड़ी तो सारी पॉलिटिकल पार्टी तो विपक्ष पे खड़ी थी, मुझे कौन साथ देता? तो ना कोई मीडिया हाउस मेरे पीछे था, ना कोई कॉर्पोरेट हाउस था, ना पॉलिटिकल पार्टी थी। तो मैंने हाथ पकड़ा टीएन शेषन का। टीएन शेषन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी ये सारा पैसा चुनाव के पहले दिया गया है, तो ये तो इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस में आता है, तो आप इस मुद्दे को उठाइए। उन्होंने मेरे कहने पर एक चिट्ठी कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखी कि इसकी जांच करो। तो चिट्ठी लिखने का तो कुछ नहीं हुआ, जांच बात क्या करती सरकार हो, तो सभी लोग दबाने में लगे थे। पर शेषन को लगा यार ये आदमी दमदार है, इसके साथ कुछ किया जाए। तो बोले हमको इलेक्टोरल रिफॉर्म करना चाहिए, क्या तुम्हारा क्या ख्याल है? तो हम लोगों ने बैठ कर, मेरे दफ्तर ही आते थे एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और यहाँ बैठकर हमने हफ्तों महीनों सारा इलेक्टोरल रिफॉर्म का एजेंडा तैयार किया। और फिर मैं और शेषन रोज सुबह हवाई जहाज से निकलते, कभी गुवाहाटी, कभी हैदराबाद, कभी चेन्नई, कभी बंबई, और एक दिन में 6-7 जनसभाएं एड्रेस करते। एक बार काउंसिल को एड्रेस करते, एक स्टूडेंट यूनियन को करते, एक जनसभा करते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स को करते, और शाम की फ्लाइट से दिल्ली लौटाते। तो मेरा कोई आकर्षण नहीं था, विनीत नारायण को कौन जानता था, लेकिन शेषन का जो तेवर था उससे पूरा देश शेषन को सुनने के लिए इंटरेस्ट। तो मुझे बिना प्रयास के मंच मिल गया। 50,000, 20,000, 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी, बल्कि हवाई अड्डे के बाहर ही भीड़ खड़ी रहती थी शक्ल देखने। तो शेषन के उस प्रयास से, उस सहयोग से मुझे मंच मिल गया। और जिस हवाला कांड को कोई मीडिया ठीक से लिखने को तैयार नहीं था, उस हवाला कांड की चर्चा पूरे देश में हो गई। और एक मैं आपको आज राज की बात और बताता हूं, और ये सारे पत्रकारों को इंटरेस्टिंग लगेगी। हालांकि टेक्नोलॉजी के चेंज होने से इसकी इतनी सार्थकता नहीं रही, लेकिन आप विजुअलाइज कीजिए 93, 94, 95 के वो ईयर्स जब कोई सोशल मीडिया नहीं था। मुझे अपनी बात पहुंचानी है देश के कोने कोने में, और कोई तरीका नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैंने क्या किया कि एक पर्चा तैयार किया हिंदी में, देशद्रोहियों से सावधान, 2 पेज का, और उसमें सारे तथ्य लिखे। और फिर मैंने विभिन्न भाषाओं के अनुवादकों को लेकर उसको तेलुगु में, तमिल में, मराठी में, गुजराती में, बांग्ला में, असमिया में, गुरमुखी में, उर्दू में ट्रांसलेट करवाया, और 1,000 पर्चे छपवाए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू और आईआईटी में पोस्टर लगा दिया कि अगर आप अपने गृह नगर जाना चाहते हैं तो आपको आने जाने की फ्री टिकट मिलेगी, आप कालचक्र समाचार ट्रस्ट से संपर्क करें। और उसके लिए मैं चांदनी चौक के कुछ व्यापारियों से चंदा मांग लाया 10-20 हजार रुपए का। तो मेरे सारे लड़के आ गए फ्री में घर जाने को। स्टूडेंट लाइफ में हम भी लालायित रहते थे, कोई इस तरह में ले जाए मुफ्त में तो बड़े चले जाए। तो मैंने कहा ये 1,000 पर्चे तुम अहमदाबाद ले जाओ, अहमदाबाद के प्रेस क्लब में, अहमदाबाद की ट्रेड यूनियन में, अहमदाबाद की स्टूडेंट यूनियन, बार काउंसिल में 100 पर्चे बांटिया ना, और बाकी तुम घूम घाम के आ जाओ, हमारी तरफ से आने जाने का किराया तुम्हारा। तो एक ही हफ्ते में पूरे देश की राजधानियों में मैंने हवाला का कांड का मटेरियल पहुंचा दिया।
और नेशनल मीडिया कंट्रोल था वो नहीं लिख रहा था, लेकिन रीजनल मीडिया ने छापना शुरू कर दिया। अब एक नेताजी जिनका आंध्रा के नाम था, वो हैदराबाद से प्लेन में चढ़े, उनको देख के आश्चर्य हुआ कि तेलुगु के अखबार में पूरी हवाला की स्टोरी छपी हुई है। तो ये शिवाजी महाराज वाली गुरिल्ला वॉरफेयर मैंने की। पैसे तो थे नहीं, इतनी जगह ट्रेवल नहीं कर सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे, तो इस पर्चे के माध्यम से हमने इस विषय को फैला दिया पूरे देश में। और एक बार जब छापे पड़ने लगे, चार्जशीट होने लगी, अब क्या घटना हुई। एक इसके मैं एक मिनट का व्यवधान आपसे लेता हूँ, क्योंकि एक बड़ी चीज आप बता रहे हैं और ये रिकॉर्ड में हो जाएगी। तो इसमें एक छोटा सा मेरा भी हिस्सा आपकी इस कहानी में था जो आपको नहीं पता है। नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे। नरसिम्हा राव जी से मैं मिलने गया, उस समय अभी एक सज्जन जिंदा हैं जो उस समय मंत्री थे, विलास मुत्तेमवार, नागपुर से सांसद हुआ करते थे और राव साहब की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर थे, वो जिंदा है अभी। उन राव साहब ने ऐसे पूछा कि कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा राव साहब, विनीत नारायण नाम के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा कमाल किया है, वो चीज दब गई है, आप इनको मेरे मुंह से निकल गया, आप इनको अरेस्ट करवा दो। जितने नाम उस लिस्ट में हैं, और विनीत ने चूंकि इस बर्र के छत्ते को छेड़ दिया है, तो आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल असॉल्ट का कोई आरोप नहीं लगेगा, आप उसका फायदा लेकर के लोगों को परेशान कर दोगे। विलास वहीं बैठे थे, विलास ने मुझे कहा क्या बोल रहे हो? मैंने कहा भाई, मैंने जो मुझे ठीक लगा मैंने राव साहब को कह दिया, प्राइम मिनिस्टर को। एनीवे, अब इस बात को यहाँ खत्म करते हुए मैंने सिर्फ एक छोटी सी जानकारी आपको दी। मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट कहाँ से सामने आ गया आपके, जिसमें आप चीफ जस्टिस से लड़ गए? जब जनवरी फरवरी में ये सब चार्जशीट हो गए, तो इनके जितने अटेम्प्ट थे मुझे डराने के, खरीदने के, इस बीच में राव साहब ने मुझे राज्यसभा की सदस्यता और केंद्रीय मंत्री पद भी ऑफर किया, अपने घर बुला के। 3 हफ्ते तक उनके सांसद मेरे एक दफ्तर आते रहे कि राव साहब बुला रहे हैं। तब तक मेरे साथ अल्फोंस किरनार, किरण बेदी भी जुड़ चुके थे, तो हम लोग कई मंचों पे साथ जाते थे। तो किरण बेदी के घर ताल कटोरा गार्डन वाले घर में नाश्ता हो रहा था। मैंने कहा 3 हफ्ते से राव साहब पीछे पड़े हुए, मिल लो। मैं क्या करूंगा प्रधानमंत्री से मिलके? जब मैंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, तब तो किसी ने मदद की नहीं। अब पता नहीं क्यों मुझे बोला। तो सबने कहा कि आफ्टर ऑल ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, बुला रहे हैं तो जाके मिल लो। तो मैंने शर्त रखी, मैं अकेला नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कल को कोई बोले कि ब्लैकमेल। तो मेरे साथ एक संत आएंगे जो उस दिन मुझे गाइड करे थे, कश्मीर के संत थे, और मेरे 4-5 सहयोगी आएंगे, सब आई विटनेस होंगे कि हमारी क्या बातचीत। दूसरी बात, मैं रात को 10:30-11 बजे के बाद आऊंगा पीएम हाउस में। कोई भीड़ नहीं होनी चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं होना, कोई फोटोग्राफर नहीं होना चाहिए, कोई कैमरामैन नहीं, और कोई हमारी तलाशी नहीं होनी चाहिए। तो राव साहब ने सारी शर्तें मान ली। एसपीजी की गाड़ियां आई, हम सब लोगों को ले गई। और राव साहब वैसे बड़े भले आदमी, बड़े एजुकेटेड आदमी थे। वो गीत गोविंद की कॉफी टेबल बुक के पन्ने पलट रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि विनीत कृष्ण भक्त है, तो कृष्ण भक्त के चित्र देख रहे थे भगवान की लीलाओं के। तो हम जाके बैठे, तो बातचीत शुरू हुई। और उन्होंने, अच्छा, ये जो 2 एमपी लगातार मुझे बुलाने आ रहे थे 3 हफ्ते से, इन्होंने कहा कि राव साहब चाहते हैं कि आप, उनकी तो पूरी कैबिनेट आपने खाली कर दी, 12 केंद्रीय मंत्री चाहिए, तो आप गृह मंत्री आपको बनाएंगे। तब मैं 40 साल का हो गया था 96 में। तो 40 साल की उम्र, बोले आपको गृह मंत्री बनाएंगे और आप राज्यसभा करा देंगे, तो आप चलिए मिलने के लिए। खैर, जब बातचीत हुई, राव साहब ने कुछ इस तरह की बात सीधी रखी सामने, और मैं एकदम भड़क गया। मैंने कहा राव साहब, आप क्या समझते हैं कि आप पैसा दे के नाचने वाली से आप नाच करा लेंगे? मैंने राणा प्रताप की तरह आलू की सब्जी खिला के अपने बच्चे बड़े किए हैं, और मैंने जान पर इतने हमले झेले हैं, इतने तनावों में रहा हूं, और आज आप चाहते हो कि मैं आपकी कैबिनेट मंत्री बन जाऊं? मैंने कहा मैं ये बिकने वाला इस तरह का पत्रकार नहीं हूं, मुझे अपने काम में आनंद आता है और मैं वही करूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं बड़ा धड़क भड़क करके चला आया। बल्कि उस स्वामी जी ने मुझे बाद में डांटा भी कि तुम बहुत बुरी तरह बोले प्रधानमंत्री से, उम्र में इतने बड़े हैं, तुम्हें तमीज से बात करनी चाहिए थी। मैंने कहा स्वामी जी, हर आदमी को ये बिकाऊ कैसे समझ लेते हैं? अगले दिन फिर मुझे रामू दामोदरन का फोन आया। रामू दामोदरन वॉज प्राइवेट सेक्रेटरी टू नरसिम्हा राव साहब, फॉरेन सर्विस का। रामू बोला, मिस्टर नारायण, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू मीट यू अगेन टुनाइट। तो मैंने बड़ा कर्ट जवाब दिया, बट आई डोंट वांट टू मीट द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज देयर लेफ्ट टू बी डिस्कस्ड, वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। ये अप्रत्याशित जवाब था रामू दामोदर। तो उन्होंने कहा होल्ड करिए, रैक्स पे पीएम से कहा था, वो तो मना कर रहे हैं देखो। तो पीएम ने कहा कि अच्छा, तो उनके गुरुजी को बुलवाओ। गुरुजी लखनऊ जा चुके थे, तो गुरुजी को बुलाया गया वहां लखनऊ से। उनके साथ राव साहब ने 1 घंटा मीटिंग की, और वो स्वामी जी कह के चले आए कि विनीत नारायण आपकी सरकार ज्वाइन नहीं करेंगे। बात चैप्टर खत्म हो गया। यानी सारे हथकंडे जब अपना लिए गए, तब इन लोगों ने जस्टिस वर्मा पर डोरे डाले। और तिहाड़ जेल में एक जॉली बंसल नाम का मर्डरर
जो अपने को कार्डियोलॉजिस्ट कहता है और सुना है इस पे मल्टीपल पासपोर्ट्स है, वो बंद था, उसको जैन बंधु ने जमानत पर रिहा कराया और वो हर तारीख पर सुप्रीम कोर्ट आने लगा और सबको उत्सुकता होती थी ये हैंडसम लड़का बढ़िया कपड़े पहने कौन है जो अचानक आ रहा है। तो उस व्यक्ति ने के संबंध थे JS वर्मा से और जस्टिस SC सेन से, तो उसने जस्टिस वर्मा और सेन को वो जैन बंधुओं के फार्म हाउस पे ले गया। अरे क्या बात। और रजनीश ने और मैंने पूरी सर्विलेंस करके एविडेंस इकट्ठे किए और मैं गया सबसे पहले अनिल दीवान के पास और मैंने उनसे कहा मार्च में, रजनीश कौन सा मार्च 97, मैंने कहा देखिए साहब जुडिशरी, अच्छा हाँ मुझे क्लू कैसे मिला, जो अंतरराष्ट्रीय पत्रकार मेरा इंटरव्यू लेके गए थे 2.5 महीने तक, उनमें से एक ने फ्रांस से मुझे फोन किया और मैं दोपहर के 4 बजे होंगे, मार्च का महीना था, तो कहते मिस्टर नारायण योर क्रूसेड इज ओवर। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन माय क्रूसेड इज ओवर, यो जस्टिस वर्मा हैज बीन बॉट ओवर। मैंने कहा व्हाट रबिश, जस्टिस वर्मा इज एन अपराइट मैन, हाउ कैन ही बी बॉट ओवर, नो 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 आई एम टेलिंग इफ यू वांट द क्लू आई कैन गिव यू सम लीड। मैं प्लीज, उसने बताया कि जॉली बंसल ग्रेटर कैलाश में रहता है और इसको छुड़वाया गया है और ये नेगोशिएट कर रहा है और इसके वर्मा से संबंध है। तो हम लग गए पीछे। फिर मैं इंद्रजीत गुप्ता के पास गया, वो गृह मंत्री थे, मुझे बहुत सम्मान करते थे, CPI के थे, हम कम्युनिस्ट विचारधारा से हमारा कोई लेना देना कभी नहीं रहा। तो बोले आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, आर सच ए फाइटर, यू आर अ प्राइड पर। मैंने कहा सर मुझे IB की मदद चाहिए, मैं जस्टिस वर्मा पर सर्विलेंस करवाना चाहता हूँ। तो वो नाटे करते तो थे ही, बहुत शरीफ आदमी थे और मैं 6 फुट का, तो मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, सर्विलेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नो 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 नो, व्हाट आर यू टॉकिंग मिस्टर नारायण, इट विल बी द बिगेस्ट कंटेम्प्ट ऑफ द एपेक्स कोर्ट, आवर गवर्नमेंट विल फॉल, एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू बट नॉट सर्विलेंस ऑफ चीफ जस्टिस। मैं कहता पर छोड़ दीजिए। फिर मैंने प्रणव राय को फोन किया, मैंने कहा यार एक कैमरा यूनिट भेज दो, पैसे वैसे मेरे पास होते नहीं थे, रितु सरीन को कहा तुम भी एक रिपोर्टर भेजो, सारा कैमरा का ट्रैप बिछाया और जिस रात जॉली बंसल लंदन भाग रहा था, क्योंकि उसको वर्मा ने टिप दे दी थी कि तुम्हारी विनीत को पता चल गया है, वो तुम्हें फॉलो कर रहा है, तुम निकल जाओ, उसी रात मैंने जाल बिछा के और जस्टिस वर्मा को और अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखी कि नहीं सॉरी बीच में एक पॉइंट मिस कर गया, जुलाई आते आते तक मुझे कंफर्म हो गया कि सब कुछ मैनेजमेंट हो गया है। तब मैंने 18 पैराग्राफ की चिट्ठी जस्टिस वर्मा को लिखी जिसमें मैंने सिलसिलेवार बताया कि पहले तो आपने इतने उत्साह से आदेश दिए और इतनी बड़ी जांच करवाई और इतना इतिहास रचा और 26 अक्टूबर 1996 से आपने अपने आदेश पलटने शुरू कर दिए उल्टे, और मुझे पता चला है कि आपकी हॉबनॉबिंग चल रही है एक्यूज से, और मैंने अपनी जवानी होम कर दी देश के लिए। मैं आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब दूंगा कि देश के लिए लड़ो और न्यायपालिका बिक जाएगी। मैंने कहा जस्टिस वर्मा या तो आप बताइए देश को कि क्या हो रहा है, नहीं तो मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा। और ये चिट्ठी मैंने उनके सिर्फ उनके घर नहीं भेजी, 26 सुप्रीम कोर्ट जजों के घर भेजी बाई हैंड, और उसका प्रूफ रखने के लिए बाई कुरियर और प्रूफ रखने के लिए बाई फैक्स, तभी ईमेल तो शायद नहीं भेजा था, 3 कैटेगरी। अब जैसी चिट्ठी पहुंची जस्टिस वर्मा के, शनिवार का दिन था, वो एकदम नर्वस हो गए। उन्होंने अनिल दीवान को फोन किया और कहा किसी तरह विनीत से को दबाव डाल के चिट्ठी वापस करा लो। अनिल दीवान ने बुलाया मुझे चैम्बर में, नीति बाग सामने ही मेरे दफ्तर के, और बहुत चिल्लाए मेरे पे, हाउ डेयर यू राइट टू चीफ जस्टिस एंड ये वो। अच्छे आदमी थे, अपराइट आदमी थे, लेकिन बहुत गुस्सा थे। तो बोले यू विड्रॉ दैट लेटर। आई सेड सर इट कांट बी विड्रॉन बिकॉज इट हैज बीन सेंट टू ऑल जजेस। और आग बबूला हो गए, I'll throw you out of this case. I said, sir, you can't throw me because I am the petitioner. You are only amicus curiae. So petitioner remains petitioner. No, you must decide in 1 hour whether you will withdraw or not withdraw. I said, not withdraw. बात खत्म। बोले okay, get out. You never come to my chamber again. अब मुझे जो वकील का सहारा था वो भी खत्म हो गया। अब हम जाते तो थे केस में, लेकिन हमारी तो कोई सेर बची नहीं। पर मैं फिर भी नहीं माना, मैंने एफिडेविट लगा लगा के फैक्ट्स कोर्ट को देने शुरू कर दिए डायरेक्ट। तो उस पर एक दिन कोर्ट भड़क गया, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं विनीत नारायण इज अप्रोचिंग द बेंच डायरेक्टली, हिज नेम शुड बी डिलीटेड फ्रॉम दिस केस। जो केस टाइटल है विनीत नारायण हटा दो। जस्टिस भरूचा ऑनेस्ट अपराइट आदमी थे, उन्होंने कहा नो नो नो, बट फॉर विनीत नारायण दिस केस वुड नॉट हैव रीच्ड दिस स्टेज। लेट अस इशू हिम अ वार्निंग दैट ही शुड नॉट राइट टू अस, ही शुड राइट थ्रू द एमिकस क्यूरी, बट वी विल नॉट डिलीट हिज नेम। तो बच गया, अदरवाइज वो विनीत नारायण जजमेंट ना होकर कुछ और जजमेंट बनता। खैर, तो अब क्या हुआ कि इन्होंने सबने मिलके एक पूरी डिबेट को डाइवर्ट कर दिया। डिबेट होनी चाहिए थी कि केस लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे, डिबेट शुरू हो गई कि सीबीआई को कैसे ऑटोनॉमी दें, सीवीसी को कैसे ऑटोनॉमी दें, ये डिबेट चालू। तो इस पे मैं चिढ़ गया और मैंने फिर कोर्ट को लिखा और अखबारों में बयान दिए कि भाई अपराधी हमारे आंखों के सामने भागे जा रहे हैं
और जुडिशरी कह रही है कि अगली बार हैरिसन का मजबूत ताला लगाना। ताला तो हम बाद में लगाएंगे, पहले अभी जिन्होंने अपराध किया उनको तो सजा दे दो, बिल्कुल, उनको तो भागने दे रहे हो। तो इस पर मैं भिड़ गया कोर्ट से, तो कोर्ट ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया और सारी डिबेट डाइवर्ट कर दी टू ग्रांट ऑटोनॉमी टू सीबीआई एंड सीवीसी, और जजमेंट दे दिया जो बड़ा फेमस विनीत नारायण जजमेंट, उसी में सारे डायरेक्टिव आए हैं, उसी में सीबीआई के अपॉइंटमेंट होते हैं, ईडी के होते हैं, सीवीसी का फॉर्मेशन हुआ, पार्लियामेंट्री डिबेट में कोर्ट होता है। आज देश के किसी भी अदालत में भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा होता है तो उसकी पिटीशन शुरुआती विनीत नारायण जजमेंट से होती है। तो एक तरीके से तो मुझे बहुत खुश होना चाहिए कि जुडिशियल हिस्ट्री में विनीत नारायण जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है, पर मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ और मैंने कहा ये बिल्कुल गलत बात हुई, अनैतिक काम हुआ है कि मुख्य मुद्दे को छोड़ के ये किया। अब सीवीसी बन गया। एक दिन डिबेट हो रही थी मेरी और सुषमा स्वराज की जी टीवी प्राइम शो में, तो विट्ठल सीवीसी थे, नहीं सॉरी, उसके पहले मेरी बिग फाइट हो रही थी सीवीसी से राजदीप सरदेसाई के शो में एनडीटीवी पे। तो विट्ठल से राजदीप ने पूछा कि मिस्टर विट्ठल, हाउ डू यू सी 3 years डाउन द लाइन व्हेन यू लीव सीवीसी ऑफिस, व्हाट विल बी द शेप ऑफ द कंट्री? तो विट्ठल ने बड़े बोस्टिंग अंदाज में कहा कि व्हेन आई लीव सीवीसी ऑफिस कंट्री विल बी करप्शन फ्री। तो मैंने, राजीव ने मुझसे पूछा तो आपको क्या कहना है? मैंने कहा ही इज मिसलीडिंग because my petition to reopen Hawala is pending in his office for the last 6 months. It's collecting dust and he has not even bothered to respond. तो सीवीसी घबरा गए विट्ठल, बोले नो 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 मिस्टर नारायण, टुडे ओनली आई टेक योर लेटर। मैंने कहा डोंट वरी, आई ब्रॉट द कॉपी हियर, टेक इट एंड टेल मी व्हाट विल यू डू। तो उन्होंने कहा आई विल ओपन, क्योंकि जब सीबीआई सीवीसी के अंडर में आ गई और एडिशनल फैक्ट्स में दे रहा हूं, एफिडेविट पे दे रहा हूं कि ये तथ्यों को दबा कर छोड़ा गया है नेताओं को, तो दोबारा जांच खुल सकती थी, लेकिन सीवीसी नहीं जांच कर रहे थे। तो जब उन्होंने ये बयान दिया तो वो पीटीआई से और सब देश में रिलीज हो गया कि सीवीसी विल रीओपन हवाला इन्वेस्टिगेशन। ओहो, उसके बाद जो पार्लियामेंट 3 साल से चुप बैठी थी, तूफान मच गया पार्लियामेंट में, सीवीसी हैज नो पावर टू इन्वेस्टिगेट, इट इज ओवर, कोर्ट हैज क्लोज द केस। सबको इतनी नर्वसनेस हो गई। उस दौरान मेरी सुषमा स्वराज से जी टीवी पर बहस हो रही थी। तो सुषमा स्वराज ने कहा कि आप तो सीवीसी पे आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक लगा रहा हूं, सीवीसी दबा, और आपने तो लॉ मिनिस्टर तक को नहीं छोड़ा। राम जेठमलानी लॉ मिनिस्टर थे, हो गए थे। राम जेठमलानी की डील हुई भाजपा से, वैसे तो टिकट नहीं मिली थी उनको, लेकिन डील हुई कि तुम अडवाणी जी को बचा दो तो तुम्हें हम लॉ मिनिस्टर बना देंगे। तो जिस दिन लॉ मिनिस्टर बने जेठमलानी, उसी दिन उन्होंने बयान दिया कि अडवाणी जी इज इनोसेंट एंड आई विल गिव एन एफिडेविट इन द कोर्ट, लोअर कोर्ट में, टू प्रूव हिज इनोसेंस। तो मैं फैल गया इस बात पे। मैंने प्रेस में बयान दिया, हाउ कैन लॉ मिनिस्टर टेम्पर विद द प्रोसेस ऑफ लॉ? व्हाट राइट डज ही हैव टू गिव एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ अडवाणी जी? फौरन मुझे वाजपेयी जी का फोन आया, प्राइम मिनिस्टर का, रात में, अरे महाराज ये क्या पंप छोड़ दिया तुमने? तो मैंने कहा महाराज आपने उनको कानून मंत्री क्यों बनाया? बोले नहीं, हमने आज कैबिनेट ने बहुत डांटा है, वो अपना बयान वापस ले रहे हैं, वो गलत बयान था। तो मैंने कहा आपने उनको गवर्नमेंट बनाया क्यों? जो आदमी मुझे रिश्वत ऑफर कर रहा है कि केस विड्रॉ कर लो, उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? बोले कंट्री में जुडिशियल रिफॉर्म भी तो कराना है। तो मैंने कहा जुडिशियल रिफॉर्म करने के लिए जेठमलानी बचे हैं और कोई नहीं बचा देश में आपके पास। खैर ये किस्सा भी खत्म हो गया। तो वो लड़ाई चली, मैंने उसके खिलाफ एसएलपी करी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने मेरी एसएलपी एंटरटेन नहीं करी और ये सब लोग बरी हो गए। तब मैं फिर जुडिशरी के पीछे पड़ गया। मैंने कहा जो लोग ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका ने हमें छोड़ा है, तो अब मैं न्यायपालिका कोई के चरित्र को एक्सपोज करूंगा। तो पहले तो मैंने जस्टिस वर्मा, जरा वर्मा वाला अखबार लाना, और दोनों लाना, आनंद वाला, पहले तो मैंने वर्मा का क्या क्या कांड हुआ, कैसे मिले, और सब सारी बातों का अखबार कालचक्र छापा हिंदी अंग्रेजी में, और उसको सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में बंटवाया। उस पर एकदम हंगामा मच गया। इसमें मैंने सीधा लिखा कि वाई कांट जस्टिस वर्मा बी प्रोसिक्यूटेड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ एपेक्स कोर्ट? चीफ जस्टिस की कंटेम्प्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि somebody is pressurizing us, persistently pressurizing us to hush up हवाला, और पूरे देश में हल्ला मचा मेरी चिट्ठी के बाद, उन्होंने उस व्यक्ति का ना तो नाम बताया ना उसको सजा दी। तो आप हर एक को कंटेम्प्ट करते हैं, हर एक को धमकाते हैं, और जो आदमी जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहा है, आप पर प्रेशर डाल रहा है, परसिस्टेंट प्रेशर डाल रहा है, उसको आप बचा ले जा रहे हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? जस्टिस वर्मा के खिलाफ किया, वो मामला ठंडा पड़ गया, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई कंटेम्प्ट की बात ही नहीं। अब नए जस्टिस आ गए, आनंद, डॉक्टर आनंद जब चीफ जस्टिस बने, उनसे मेरा कोई दुश्मनी नहीं थी, पर मेरे पास एक आईएएस ऑफिसर आया मध्य प्रदेश से और बोला जस्टिस आनंद ने मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा लैंड घोटाला किया है,
एज सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस। मगर मैं बहुत छोटा आदमी, मैं तो यंग आईएएस ऑफिसर हूं, तो मेरी तो हिम्मत नहीं है। और हमारे चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह भी बचा रहे हैं क्योंकि उनकी रिश्तेदारी है, और सब लोग बचाने में मतलब उनके साथ है। आपकी हिम्मत है कि आप कर सकते हैं, तो मैंने कहा दो एविडेंस। तो उसके बाद उसने मुझे एविडेंस, पर उन दिनों मेरा पेट का ऑपरेशन हुआ था 4 जगह से हर्निया का, तो बिस्तर पे था। मैंने कहा देखो ये मत समझना कि मैंने डील कर ली है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब इन्वेस्टिगेशन करूंगा, और अगर तुम्हारे कागज ठीक पाए तो मैं जस्टिस आनंद को भी एक्सपोज करूंगा। मैंने 6 महीने लगाए और जाकर जम्मू भी गया जहां ये चीफ जस्टिस कश्मीर हाई कोर्ट रहे थे। हाँ, और मैंने इनके 6 घोटाले निकाले जस्टिस आनंद के। तो ये तो कालचक्र मैंने छापा था कि वाई कांट जस्टिस, नहीं ये थोड़ी जस्टिस वाला, वाई कांट जस्टिस वर्मा एंड सैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये अखबार तो तब निकाला था। और फिर जब जस्टिस आनंद का मामला आया तो मैंने उनके निकाले और उसमें पूरे एविडेंस दिए कि कैसे इन्होंने मैनिपुलेशन करके और जमीनें कब्जा किया। और फिर सीजीआई देते जाओ, अनदर स्कैम, फर्स्ट स्कैम, सेकंड, ऐसा कर करके मैंने चीफ जस्टिस के 6 स्कैम पे अखबार छापे। अब क्या हुआ कि जब ये 6 अखबार छप गए तो कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन जस्टिस आनंद बहुत नर्वस हो गए। उन्होंने कई लोगों से अप्रोच किया। आखिर में मैंने राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को पत्र लिखा कि साहब मैं एक पत्रकार भी हूं और एक नागरिक भी हूं, और मैं ये देख रहा हूं कि 6 जमीन घोटाले करके चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, उनको क्या नैतिक अधिकार है कि वो देश के बाकी लोगों के ऊपर जजमेंट करें। तो के.आर. नारायणन साहब ने मेरी चिट्ठी को फॉर्मली लॉ मिनिस्टर जेठमलानी को भेज दिया, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री। जेठमलानी को कुछ अपने आर्म ट्विस्टिंग करके अपने कुछ चेले अपॉइंट कराने थे उसमें कंपनी लॉ बोर्ड में और हाई कोर्ट में जज बनवाने थे। उन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है, हालांकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन पावर नहीं है लॉ मिनिस्टर की, पर जेठमलानी ने मेरी चिट्ठी को फॉरवर्ड कर दिया चीफ जस्टिस को कमेंट। इस पर जस्टिस आनंद घबरा गए और उनके रिश्तेदार और मित्र थे अरुण जेटली। उन्होंने अरुण जेटली से कहा कि देखो मुझे इस तरह ह्यूमिलेट किया जा रहा है, विनीत नारायण मेरे पीछे पड़ा हुआ है और ये जस्टिस लॉ मिनिस्टर ने मुझे। अरुण जेटली ने वाजपेयी जी से कहा कि जेठमलानी को सैक कर दो, मुझे लॉ मिनिस्टर बना दो। तो जेठमलानी पूना में थे, वाजपेयी जी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। जब उन्होंने इस्तीफा दिया, पूरी न्यूज छपी, तो मैंने जेठमलानी को फोन किया। मैंने कहा सर टुडे यू आर अ फ्री बर्ड, ऑल बिकॉज ऑफ you created the situation where I had to resign. मैंने कहा सर you became law minister because of me, because they were not even giving you ticket. बीजेपी तो आपको एमपी की टिकट भी नहीं दे रही थी, आप तो लॉ मिनिस्टर बने क्योंकि आपने मेरे साथ चीटिंग करी और एक्यूज को डिफेंड किया। हाँ, इस पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। जब मैंने जेठमलानी पर आरोप लगाया, मीडिया में छपा कि मुझे करोड़ों रुपए की रिश्वत दे रहे थे, तो जेठमलानी ने मुझे लीगल नोटिस भेज दिया उसका डिफेमेशन का, कि तुम कैसे कहते हो मैंने तुम्हें रिश्वत दी, किसके सामने दी, क्या सबूत है। वो भी एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है संतोष जी। मैंने उनको जवाब लिखा कि आपने कब मुझे रिश्वत ऑफर की ये तो मैं बाद में सिद्ध करूंगा। आप मेरे वकील थे, आपने मेरे साथ इंटरव्यू दिया, मेरी पिटीशन ड्राफ्ट करी, आपने मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आप मुझे धोखा देकर विपक्षी नेताओं को जो अक्यूज थे बचाने चले गए, ये तो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। तो मुझे चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि आपका लाइसेंस टू प्रैक्टिस लॉ कैंसिल हो जाना चाहिए। वो घबरा गए, उन्होंने अपना नोटिस विड्रॉ कर लिया। तो जेठमलानी जैसे आदमी से भी मुझे भिड़ना पड़ा इस तरह। खैर, वो मंत्री पद से हट गए। वो राज्यसभा में बयान देना चाहते थे, 27 पेज का उन्होंने बयान बनाया, लेकिन अध्यक्ष राज्यसभा ने उनको अनुमति नहीं दी। तो उन्होंने अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, करीब 250 पत्रकार आए, मैं भी गया। उसमें 7 पेज उन्होंने सिर्फ मेरे ऊपर और कालचक्र पर लिखे थे कि कैसे इन लोगों ने ये हंगामा खड़ा किया जिसके कारण मैं ये हो गया। मुझे उससे फायदा ये हुआ कि जुडिशरी को लेकर जो कोई मीडिया नहीं लिखता, आज भी नहीं लिखता, डरते हैं। सिर्फ एन राम ने फ्रंट लाइन में 2 पेज लिखे थे, चंदन मित्रा ने पाइनियर में छोटा सा लिखा था, बाकी किसी ने कुछ नहीं लिखा। और अरुण जेटली ने तो तब तक टीवी चैनल आ गए थे, तो टीवी चैनल मुझे फोन आने लगे क्योंकि इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया जेठमलानी के आनंद के ऊपर कि भाई आप आइए बोल रहे। तो जिस चैनल से मुझे फोन आया, 10 मिनट बाद फोन आने शुरू हो गए कि हमने शो कैंसिल कर दिया, क्योंकि अरुण जेटली ने सबको कह दिया कि विनीत नारायण का कोई स्टेटमेंट टीवी पर नहीं जाना चाहिए। और मैंने उस वक्त दोनों को अक्यूज किया, अरुण जेटली को और दिग्विजय सिंह को, कि दोनों मिलकर बचा रहे हैं आनंद को। तो इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कांग्रेस के पक्ष में था या मैं भाजपा में। तो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा था, जो तथ्य थे वो देश के सामने रख रहा था। तो खैर, तो जेठमलानी का इस्तीफा हो गया, वो हंगामा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब तो इंटरनेशनल मीडिया में जुडिशियल कर, उसी
माहौल में अरुण जेटली की सहमति थी कि नहीं थी मुझे नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट। और वेणुगोपाल साहब, जो इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, जो बाद में एक सीबीआई का मैटर था मेरा, उसमें खूब लड़े और कोई वकील ने मुझसे आज तक एक रुपया नहीं लिया, बेचारे सब, उन्होंने, वो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने मेरे ऊपर कंटेम्प्ट करी और कंटेम्प्ट में कोर्ट में ये कहा कि विनीत नारायण इज लोअरिंग द प्रेस्टीज ऑफ द अपेक्स कोर्ट. He is liberally distributing pamphlets against the top judiciary of the country. He has courage to come in our chambers and distribute against the, he must be given the severe worst punishment available under the constitution. पर जब मेरे ऊपर ये कंटेम्प्ट का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तब सारा कोर्ट खचाखच भरा हुआ था, देश के जितने मशहूर वकील सब अंदर थे, सिर्फ मैं बाहर घूम रहा था कि मैंने कहा पता नहीं वो क्या फटकारेंगे, बेइज्जती करेंगे। रजनीश अंदर था, लेकिन मैंने ये कह दिया था कि जो जज मेरे को सजा सुनाएगा उस जज के भी करप्शन के कागज में बंटवा के सुप्रीम कोर्ट में तब तिहाड़ में जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास और भी कई जजों के करप्शन के मैटर्स हैं। पर जजों ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज थे, जब खूब धुआंधार भाषण दिया जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के वकील वेणुगोपाल ने, तो जजेस क्या बोले, विनीत नारायण वांट्स अ लार्जर प्लेटफॉर्म. If we issue him a contempt notice, he will roar on the top of his voice in the courtroom. We don't want to provide him the platform. We are like sun. If somebody throws dust on sun, sun doesn't get dirty. Let him say what he wants to say. We will not issue contempt notice. सारे वकील हद पर रह गए, हंसते हुए बाहर निकले कि कोई, लेकिन इससे पहले मेरा हैरेसमेंट किया गया। मेरे पर जम्मू कश्मीर कोर्ट में आनंद ने कंटेम्प्ट चलवा दी, जस्टिस दुआबिया कोर्ट में, और मेरे नोटिस आए, मेरा दफ्तर सील कर दिया, नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिए, मैं अंडरग्राउंड 18 महीने रहा, मुझे देश छोड़ के भागना पड़ा। ये सारा नाटक हुआ क्योंकि वो मुझे चाहते थे कि जिस हिजबुल मुजाहिदीन की फंडिंग को मैंने हवाला में एक्सपोज किया था, उनके टारगेट से मैं वहां मारा जाऊं कश्मीर में। तो मुझे ऑर्डर आते थे कि श्रीनगर में ट्रायल फेस करना है, और जब तक ट्रायल होगा जब तक तुम्हें श्रीनगर रहना है। तो आते जाते कोर्ट में तो गोली लगनी थी मुझे, तो इसलिए मैं अंडरग्राउंड हो गया 18 महीने, जैसे आजादी के पहले शायद क्रांतिकारी रहते होंगे, या जैसे इमरजेंसी में आप लोग रहे होंगे। बिल्कुल। हाँ, मेरे बेटे का 12th का बोर्ड का इम्तिहान, सब लोग अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने आते हैं और मुझे पता भी नहीं कि फैमिली कैसे चल रही है। और फिर एक दिन मैं रातों रात देश छोड़ के भाग गया, लंदन गया, क्योंकि सब जर्नलिस्ट कांटेक्ट में थे, न्यूयॉर्क, सब जगह प्रेस को बोला, सबने लाइव इंटरव्यूज करे, CNN, BBC सबके, और वहां मैंने कहा कि जैन वर्जी थी अटलांटा से मेरा इंटरव्यू कर रही थी, मिस्टर नारायण, यू आर मेकिंग सच सीरियस एलिगेशन अगेंस्ट द सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यू थिंक यू हैव एनफ एविडेंस फॉर दैट? मैंने कहा आई हैव सो मच एविडेंस दैट आई शुड नॉट बी रनिंग फॉर माई लाइफ एंड चीफ जस्टिस शुड बी सिटिंग इन द टॉप प्रिजन ऑफ द कंट्री कॉल्ड तिहाड़ जेल। तो मतलब लाइव इंटरव्यू था, ग्लोबल था, CNN का Q&A शो में, और उसमें मैंने कहा, तो मुझे यहाँ से कपिल सिब्बल और RK आनंद और सबके मैसेजेस, फोन आने शुरू हो गए, ओ यार तू क्यों हिंदुस्तान की जुडिशरी की ऐसी तैसी कर रहा है, तू वापस आ जा। मैंने कहा वापस आ जाऊं तो मेरे को तिहाड़ में बंद कर देना। बोले कोई कुछ नहीं करेगा, तू आ जा भाजपा। खैर कोई नहीं, मैं कुछ महीने रहा अपने कजिन रजीन के वहां से। जब जस्टिस आनंद रिटायर हो गए तो मैं आ गया, और जब मैं आ गया तो जस्टिस भरूचा ने एक सेमिनार, वो चीफ जस्टिस बने केरल में, कहा कि सर्वोच्च अदालतों में भी भ्रष्टाचार है, लेकिन मौजूदा और भ्रष्ट न्यायाधीशों को निकाल देना चाहिए, लेकिन मौजूदा कानून इसके लिए नाकाफी है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी नैतिक विजय थी कि एक आदमी अकेला लड़ा पूरी न्यायपालिका से, और न्यायपालिका के सर्वोच्च व्यक्ति चीफ जस्टिस ने कह दिया कि हाँ करप्शन है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के करप्शन की बात कोई खुल के नहीं कहता था। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि प्रशांत भूषण का भी मामला चला इतना जोर का, प्रशांत भूषण ने कई बार जुडिशरी पर आरोप लगाए हैं करप्शन के, लेकिन कभी भी सिटिंग चीफ जस्टिस या जज के खिलाफ करप्शन के एविडेंस को सार्वजनिक नहीं किया। मैंने जो लड़ाई लड़ी सारे पहले सबूत सार्वजनिक कर दिए, और उसके बाद उस लड़ाई को आगे बढ़ा। खैर मैं लौट आया, और फिर मुझे लगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में ही मामले ठंडे कर दिए जाते हैं, और CBI तो पहले ही सरकार के कंट्रोल में रहती है, पार्लियामेंट बोलती नहीं है, तो अभी पत्रकारिता में रह के क्या करूंगा। तो मेरा पैतृक निवास वृंदावन में है, तो एक संत के कहने पर मैं वहां कुंड और वन और पर्वतों की रक्षा के अभियान में पिछले 20 साल से जुड़ गया, और उसी काम में लगा। आपने विनीत नारायण जी से जो कहानी सुनी, इससे आप एक पत्रकार की हिम्मत का अंदाजा लगा सकते हैं,
और जिन 2 लोगों को 3 लोगों को इन्होंने एक्सपोज किया, राम जेठमलानी साहब, जीएस वर्मा साहब जिनकी बड़ी इज्जत है, और तीसरी चीज जस्टिस आनंद जो चीफ जस्टिस थे, इन सब लोगों के बारे में और खासकर नरसिम्हा राव जी को लेकर के जिस विनय जी इमोशनल मत होइए, आपने बहुत बड़ा काम किया है। और मैं आज के पत्रकारों को यही कहना चाह रहा हूं कि पत्रकारिता कैसे होती है आपने इस प्रोग्राम से समझा होगा, क्योंकि अगर आप में करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो हर कदम पर आपके लिए पहले मौत का डर है या पहले पैसे का डर है, पता नहीं, लेकिन आपको खरीदा जा सकता है, आपको मिटाया जा सकता है, जो विनीत जी के साथ हुआ। लेकिन एक शख्स ने हिम्मत रखी और पूरे सिस्टम से टकरा गया। और मुझे गर्व इसलिए है कि विनीत नारायण जी उस बिरादरी से इन्होंने अपना रिश्ता रखा है जिससे मैं भी आता हूं, पत्रकारिता से। और एक पत्रकार की इतनी हिम्मत देख करके उसे जो उसका क्रेडिट मिलना चाहिए था, वो क्रेडिट आज तक नहीं मिला। मैंने इसीलिए आज विनीत जी को बुलाया कि मैं आज की पत्रकारों को, आज के टेलीविजन के जो एंकर्स हैं या एडिटर्स हैं, उनको बता सकूं कि आप कितने बौने हैं, आप कितने छोटे हैं, आपके पास बहस के जो मुद्दे हैं वो देश के सवालों से अलग हैं, आप किसी को एक्सपोज नहीं कर सकते, आप में कोई हिम्मत नहीं है, आप देश की जनता को भटकाने और भरमाने में लगे हुए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण विनीत नारायण नाम का सामने बैठा हुआ है, और आपने इनकी पूरी कहानी नए सिरे से सुनी। और इस सुनने के बाद अगर आप इनकी किताबें पढ़ेंगे, इसके डिटेल आपको पता चलेंगे। पर हमारे देश के राजनीतिक इतिहास का, हमारे देश के पत्रकारिता के इतिहास का और हमारे देश के टेलीविजन के इतिहास का ये एक ऐसा अजूबा केस है जो हमारे सामने कई दरवाजे खोलता है, हिम्मत के दरवाजे खोलता है। आज जो पत्रकार हैं या नए पत्रकार आ रहे हैं, अगर उन्हें इसमें इसको सुनकर के इतनी सी भी प्रेरणा मिले, तो मैं मानूंगा कि विनीत नारायण जी ने जो किया उसको आगे बढ़ाने वाले लोग अभी हैं, अभी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये देश ऐसे लोगों से समाप्त नहीं हुई है जैसे विनीत नारायण है। और मुझे पूरा भरोसा है कि भविष्य में ऐसे पत्रकार पैदा होंगे जो विनीत नारायण जी की कहानी से, इनकी बातचीत से हिम्मत लेकर के और पत्रकारिता के गौरवशाली इतिहास में पन्ने जोड़ेंगे। मैं विनीत जी आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपने जो किया वो एक गौरवशाली एक परंपरा की शुरुआत आपने की, एक हिम्मत का काम किया, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक सिस्टम से टकराए, जो जुडिशरी से टकराए, जो उन लोगों से टकराए जो उसके साथ खुद रह करके उसके पीठ में छुरा भोंक रहे थे या उसकी टांग खींच रहे थे, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं चलता, पर हमारे सिस्टम में ऐसा होता है। और उसका मुकाबला फिर आपको अगर करना है तो विनीत नारायण जैसी हिम्मत ही दिखानी पड़ेगी। तो मैं आज का प्रोग्राम समाप्त करता हूं आपके साथ आपके अनुभवों को लेकर के, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने पूरे वृंदावन की पुरानी बावड़ियों को, या वो जो 84 कोस की परिक्रमा है, उसमें आपने बहुत काम किया है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर आज का दिन तो एक स्टार जर्नलिस्ट को सामने लाने का था, और उससे वो सारी कहानी सुनना था जिसने भारत के राजनीतिक इतिहास को और भारत के जुडिशरी के सामने एक साधारण व्यक्ति की हिम्मत, साधारण व्यक्ति इस अर्थ में कि वो व्यक्ति पत्रकार था, उसकी हिम्मत ने जो कमाल किया उसको एक बार दोहराना था ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके। विनीत जी आपको बहुत बहुत फिर से धन्यवाद, और प्रोग्राम समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। आपको जो आपने किया उसके लिए आपको, आपके लिए आपकी प्रशंसा के शब्द नहीं है। जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा होगा वो आपको सचमुच आपकी प्रशंसा करेंगे, और आपसे प्रेरणा लेकर के पत्रकार भाई कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आज मैं सवाल आखिर में पूछना चाह रहा था, मैंने जानबूझ के नहीं पूछा, कि आपने जो पत्रकारिता की और आज जो पत्रकारिता हो रही है, इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि हम टाइम लिमिट से ज्यादा चले गए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।